हेलो फ्रेंड्स, आपने ये सुना होगा ना कि हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, मर गया। मरने के बाद एक हफ्ते तक, बिल्कुल एक हफ्ते तक उस पेशेंट को रखते हैं। रखने के बाद क्या करेंगे कि हाई प्रेशर ऑक्सीजन अप्लाई कर देंगे। उसके बाद उसका जो पेट है, मैं नॉर्मली टर्म यूज करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे व्यूअर डॉक्टर आएंगे और जो डॉक्टर होगा वो देखेगा नहीं। तो उसकी ये जो पेट है ये फूलता पचकता रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। तो हम आईसीयू से देखकर हमें लगता है कि ओ मेरा रिलेटिव जिंदा है, लेकिन जानते हैं आप रियलिटी में क्या हो रहा है? पेशेंट मरा पड़ा है यहाँ पे, वह ऑक्सीजन का पंप लगा के इसका पेट ऊपर नीचे करके आपसे हफ्तों भर तक पैसे ले लेते हैं। आपका पेशेंट तो गया, आपका तो रिलेटिव गया, लेकिन उसके साथ साथ पैसा भी चला जाता है। और पैसा कितना इंपॉर्टेंट है किसी के मरने के बाद मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मेरे जब फादर एक्सपायर हुए थे ना, 10 मिनट पहले मैं बच्चा था सबके लिए, और 10 मिनट के बाद ही लोग मुझे खोज रहे थे कि अंतिम संस्कार के लिए पैसे कहाँ हैं। दैट्स वाई पैसा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरा आज का जो वीडियो है वह इसी चीज पे है कि हॉस्पिटल किस तरीके से स्कैम कर रहा है और हम अपने आप को इससे कैसे बचाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हॉस्पिटल के द्वारा जो स्कैम किया जाता है वो यही किया जाता है कि मरे हुए को वो बोल देगा कि भाई यह अभी मरा नहीं है, और उसको बहुत सारी दवाइयां चल रही हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आपके सामने चिपकाएगा और आप इमोशनली पैसा देते जाओगे। ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैं आपको आज काफी सारे प्रूफ दूंगा। मैं गूगल पे इसको सर्च करता हूं कि क्या ऐसा कोई केस आया है। अब देखिए, यह मुरादाबाद का केस है। मुरादाबाद, वहां पे क्या हुआ था? वहां पे जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसको वेंटिलेटर पे रखा गया। जो मरीज है उसको वेंटिलेटर पे रखा गया। कब? मरने के बाद भी। और पैसे लूटते हैं। तो ऐसी चीजें सिर्फ सुनी सुनाई नहीं है, ऐसी चीजें वास्तविक में हो रही है। तो आप कैसे पहचानेंगे जो बंदा है वो मर चुका है या नहीं? इसके लिए एक टर्म यूज होता है, मैं आपको स्लाइड के जरिए उस चीज को दिखाता हूं। उस टर्म को कहते हैं रिगर मोर्टालिसिस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अगर आप देखेंगे, यह जो अपने पास पेशेंट है, इसको समझिए, अगर वह इस तरीके से लेटाया हुआ है तो मरने के बाद गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, इसकी वजह से इसका जो फ्लूइड होगा, जो तरल पदार्थ होगा, जो लिक्विड होगा, लिक्विड में क्या? ब्लड, लिक्विड में क्या? लिम्फ। यह जो तरल पदार्थ है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी मैं ऐसी भाषा में समझाऊंगा सर कि आप समझ जाए, क्योंकक्योंकि हॉस्पिटल में ना लूटे जाओ, उससे अच्छा है कि अपना 30 मिनट यहां पे तो आज। इसका जो ब्लड है, यह इसके जो पोर्शन टच कर रहा है, इसके शरीर का वह हिस्सा जो कि सरफेस को टच कर रहा है, जिस जगह यह रखा हुआ है, जिस जगह यह लेटाया हुआ है, उस जगह पे बॉडी का जो हिस्सा छू रहा है, वहां पे क्या होगा? इसका जो रक्त है, इसका जो ब्लड है, यह उसका थक्का जम जाएगा। एक तरीके से ये जान लीजिए। क्यों? क्योंकि जब यह मर चुका होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगी? उस लिक्विड को, उस ब्लड को अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से यहां पे जमा हो जाता है। मैं एक डायग्राम और आपको दिखाता हूं, उससे ज्यादा बेटर शायद समझ में आए आपको। यह देख रहे हैं पेशेंट, इस पेशेंट पे आप देखेंगे यहां पे थोड़ा सा कलर अलग किया गया है। इस पोर्शन को देखिएगा, इस पोर्शन में क्या हुआ है? यहां पर यह बंदा मर चुका है और मरने के बाद इसका जो लिक्विड है वह इसके जो सरफेस टच कर रहा है, इस बेड को, वहां पे जाकर उसका जमा हो चुका है। तो कभी आईसीयू में जाएं और आपको शक लग रहा है कि पेशेंट जिंदा है या मर चुका है, सॉरी मैं आपके लिए पेशेंट टर्म यूज नहीं करूंगा,
मैं रिलेटिव टर्म यूज करूंगा, वह जिंदा है या फिर मर चुका है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि उसका जो हिस्सा इस बेड को टच कर रहा है, क्या वहां पे रक्त का जमाव आ गया है। अब मान लीजिए कि आप इस हिस्से को नहीं देख पा रहे हो, डॉक्टर आपको 100 नियम कानून बता रहा है कि नहीं 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 वायरस चला जाएगा, बैक्टीरिया चला जाएगा। एक्चुअली अगर आप अंदर चले गए और आप जान गए कि मरा है या जिंदा है, तो उसके अकाउंट में जो आने वाला पैसा है वह चला जाएगा। तो आप क्या कीजिए, शीशे से तो देख सकते हैं ना, तो शीशा से जब आप देख रहे हो तो उसकी जो एड़ी है, एड़ी के नीचे देख लीजिए क्या ब्लड का जमा हुआ है कि नहीं। और क्या कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो कि इसके जो इसका हार्ट बीट है, अगर वह सुनने के लिए मिल जाए तो 5 मिनट तक याद रखिएगा। यह आप घर पे भी अगर कोई एक्सपायर करता है आपके, आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा। उसका जो हार्ट है वह कम से कम 5 मिनट तक अगर दिल नहीं धड़क रहा है, इसका मतलब कि वह जा चुका है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट के लिए नहीं धड़क रहा है, ऐसा कई बार होता है कि 1-2 मिनट के लिए हार्ट जो है वह बीट करना, धड़कना बंद कर दे। ऐसा होता है, कई सारे केसेस में होता है। तो 1-2 मिनट के लिए नहीं देखना है, घड़ी से 5 मिनट देखिए, 5 से 6 मिनट तक देखिए। अगर दिल 5 मिनट 6 मिनट तक नहीं धड़क रहा है, इसका मतलब कि ये जा चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, आंखों को देखना पड़ेगा आपको। आंखों से भी पता चलता है कि वह जो आपके रिलेटिव है वह मर चुके हैं या फिर पड़े हुए हैं। दोस्त, कहा तो ये जाता था कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है और टीचर भगवान से बढ़कर होता है। मैं दोनों ही फील्ड में हूं, टीचर से खतरनाक और डॉक्टर से खतरनाक आज के डेट में कोई नहीं। मैं सारे टीचरों को, सारे डॉक्टरों को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर यही हाल है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, रिगर मोर्टिस। आप इससे क्या चेक कर सकते हैं कि आपका जो पेशेंट है वह जिंदा है या फिर मर चुका है। तो सबसे पहला स्कैन हॉस्पिटल के द्वारा यही किया जाता है। दूसरे स्कैन की मैं बात करता हूं, तो ऐसे कंडीशन में एक टर्म आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यह क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर में कोई लड़की है, इसको कोई लड़का फंसाए और हो रहा है आज के डेट में। यह मत सोचिए कि हमारे घर में जो लड़का लड़की है उसका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, आप ध्यान नहीं दे रहे इसलिए है। तो इनको सेट कर रहे हैं और उसके बाद इनको भगा ले जाते हैं। इसके बाद वहां पे ले जाने के बाद अगर आप फीमेल हो और आपका कोई ऐसा अननोन बॉयफ्रेंड है, तो प्लीज इस चीज को पूरा ध्यान से सुनिएगा। बजरंग क्लब वाले कहते हैं ना कि सलीम या फिर एक पार्टिकुलर विशेष धर्म के लोगों का नाम लेकर कि वह सभी बेकार है, वह सभी आपको धोखा देंगे, उनका स्टेटमेंट आधा है। क्योंकि सलीम वगैरह तो बेकार है ही, उसके साथ साथ मोहन और रोहन और सोहन भी सही नहीं है, पैसे के लिए कर रहे हैं। और ऐसे केसेस कई सारे आए हैं। एक इंडिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हम लोग उसका नाम नहीं ले सकते, आप गूगल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, न जाने कब कहां से उठवा ले कोई किसी को। तो अगर आप उसका नाम सर्च करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि एक लड़की है, उसके साथ ऐसा ऑलरेडी केस हुआ है। उसकी स्टोरी भी मैं बता देता हूं। उसको उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि तुम्हारे भाई प्रॉब्लम है, बॉडी में कुछ लग रहा है, एबॉर्शन कराते हैं तुम्हारा, कुछ केसेस हो गए थे। एबॉर्शन के बहाने लेकर जाता है, वो बेड पे लेटी हुई है, तो डॉक्टर उसी के सामने, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की थी, डॉक्टर ने बोला कि डोनर रेडी है। अब लड़की का दिमाग तुरंत स्ट्राइक करता है, यार मैं तो पेशेंट हूं, मैं तो एबॉर्शन कराने आई हूं, मैं डोनर कब से हो गई। वह धीरे से निकली और तुरंत वहां से भाग गई। आपको पता है उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ चैट करता था, सेक्स चैट,
जो मेरे से काफी बड़े एज वाले होंगे उनको ये चीज नहीं समझ में आएगा, लेकिन सर हमारे एज ग्रुप में ना ये चीजें काफी कॉमन है। सेक्स चेक करता था, उस चीज का स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ था और बोला कि अगर तुमने अपने इस ऑर्गन को डोनेट नहीं कराया, इस ऑर्गन को अगर नहीं दिया तो ऐसे कंडीशन में ये सब कुछ वायरल कर दूंगा। लेकिन लड़की हिम्मती थी और उसने पुलिस केस कर दिया और बच गई। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला बहुत खतरनाक तरीके से उभरा है और इसमें भी हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स के हाथ है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा बच्चा चोरी का केस फैल रहा है। और बच्चा चोरी का केस, इसको आपको समझना काफी जरूरी है। मैं गांव में अभी अपने घर पे हूं, मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा अजीब सा माहौल छाया हुआ है इस समय। अभी पितृपक्ष था तो उसमें सबको भूत प्रेत लग रहा है, कोई मर गया है तो उसका भूत लग रहा है। अरे यार, हम लोग हॉस्पिटल में इतनी फर्स्ट ईयर में ही एक डेड बॉडी दी जाती है और लगभग वो साल भर कभी उसका हार्ट कट कर रहा है, उसका बोन एक एक बोन निकालते हैं हम लोग, लेकिन हमें तो कोई भूत प्रेत नहीं दिखाई दिया। अब क्या है कि कुछ बाहरी लोग आते हैं, वह अगर आप ब्राह्मण, आप हिंदू हैं तो पंडित के रूप में आ जाएंगे, मुस्लिम है तो मौलवी के रूप में भी आ जाते हैं, आएंगे आपके घर में और बताएंगे ओ हो आप परेशान लग रहे हो। अबे सारे सब परेशान हैं, आपके घर में पैसे की कमी है, आप पैसा तो बहुत आता है लेकिन जितना आता है उससे ज्यादा चला जाता है, सबकी यही कहानी है। और फिर वो आपके अड़ोस पड़ोस के खिलाफ भड़काएंगे। उसके बाद आप पे जब आपके घर पे जब काबू कर लेंगे और यह देख लेंगे कि आपकी जीवनचर्या क्या है, ऐसे कंडीशन में आपके बच्चे को उठा के भाग जाते हैं। ऐसे भी केसेस मार्केट में आए हैं। आपने और भी केसेस सुने होंगे कि आती है और बाली और वसन निकलवाती है, उसके बाद में लोहा हो जाता है। ऐसे भी केसेस थे। तो यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है जिसमें सीधे ऑर्गन को ही निकाल लिया जाता है। इस केस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अननोन फैक्टर को, वो चाहे भूत का बहाना लेकर आए या किसी और चीज का बहाना लेकर आए, किसी भी अननोन फैक्टर को अपने घर में एंट्री ना दे। अपने बच्चे को यह जरूर सिखाएं कि किसी भी अननोन पर्सन के साथ या इवेन पड़ोस के साथ, इवेन पड़ोस के साथ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इवेन पड़ोस के साथ स्कूल से जब बाहर आए तो आपके घर पे ना आए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके कौन सा पड़ोसी पैसे का कितना ज्यादा लोभी है। पड़ोस में तो पाकिस्तान को हम नहीं सुधार पाए, आप अपने पड़ोस के कैसे सिखा लेंगे। तो बच्चे को ये बाकायदा सिखाइए कि जब तक मैं ना आ जाऊं तुम्हें स्कूल से अकेले आने की जरूरत नहीं है, भले से तुम्हारे पड़ोस के चाचा ही तुम्हें लेने क्यों न जाए। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का यह राजस्थान का मामला है कि सामने पड़ोस के चाचा जी ने बच्चे को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में भेजा है। यह पड़ोस का केस है। इसके अलावा एक और केस आता है, वो मेडिसिन का है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, इससे तो मैं भी सफर कर चुका हूं। आपको पता है कि आपको जो भी मेडिसिन लिखा जाता है उसमें कितना % कमीशन हो सकता है। अभी मैं पूरा इसको बताऊं, एक बार आप सपोज करके देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई मेडिसिन 100 रुपए का है, डॉक्टर उस पर कितना रुपए तक कमीशन ले सकता है। अब इसको सोचिए, मैं आगे बताता हूं आपको। एक डॉक्टर जो है वहां पे एक मेडिसिन का नाम मैं देता हूं, दैट इज द टीमेक्योर, 250 mg है। कैंसर के केस में इसका यूज होता है। सॉरी, थोड़ा सा आवाज अजीब आ रहा होगा क्योंकि अभी मेरा गला खराब चल रहा है। मैं रिजर्वेशन और स्कूल पे भी इसी टाइप का वीडियो बनाने वाला हूं। टेमेक्योर 250 mg का, यह कैंसर के केस में यूज होता है। इसका जो रियल प्राइस है फ्रेंड्स, यह है 1950 रुपए। 1950 रुपए। आपको पता है हॉस्पिटल वाले कितने के बेचते हैं इसको? 16,500 का। सॉरी, यह सपोज 16,500 का। 1950 रुपए की जो दवा है वह 16,500 की बिक रही है। सॉरी, ये 16,500 नहीं है, 18,647। सॉरी, बाय मिस्टेक। आप समझ सकते हैं कितना % कमीशन हुआ। 1950 की दवाई है, 2,000 का बेच दे, 3,000 का बेच दे, सीधे 18,647 रुपए। एक और केस है, अभी मैं बहुत सारे केसेस बताने वाला हूं। हो सकता है आपको ये वीडियो बोरिंग लग रहा हो, लेकिन रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स,
मैंने आज तक कभी नहीं बोला आपको शेयर करने के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी इसमें। आप किसी भी फील्ड के हो, हॉस्पिटल जाना ही पड़ता होगा आपको। टेमेक्यो 250 mg की मेडिसिन 18,647 रुपए की बेची गई, नॉलेज ना होने की वजह से। इसी तरीके से एक मेडिसिन और है पीमेक्योर, यह मेडिसिन 16,500 की बेची गई और इसका जो रियल रेट है वो 3,190 रुपए। इवन मैं भी जब हॉस्पिटल में बैठता था तो हमारे पास कई सारे एमआर आते थे, बोलते थे कि आप इतने का टारगेट कंप्लीट कीजिए, हम आपको अमेरिका भेजेंगे, स्विट्जरलैंड भेजेंगे, आपको कार देंगे, आपको बाकी सारी चीजें देंगे। इनसे बचने का क्या तरीका है? इनसे बचने का तरीका यह है, और गवर्नमेंट ने भी यह नियम डाला हुआ है डॉक्टरों के पास, लेकिन हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम डॉक्टर से कभी क्वेश्चन नहीं करते। मैं आपको गवर्नमेंट के रूल्स दिखा रहा हूं इस पे। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो 6 अप्रैल 2002 को यह बोला गया था, और अभी मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज को फिर से रिपीट किया है। आई थिंक मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने हुए हैं, और इस पे नया कानून आने जा रहा है। इसमें कहा गया है कि आप अगर किसी को मेडिसिन लिख रहे हैं, डॉक्टर से बोला गया है कि अगर डॉक्टर किसी को मेडिसिन लिख रहा है तो वह जेनेरिक मेडिसिन जरूर लिखे, जैसे पैरासीटामोल। अब अगर मैं पैरासीटामोल को सर्च करूं कि पैरासीटामोल का जो जेनेरिक प्राइस है वह कितना है, देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस आता है। पैरासीटामोल का जो जेनेरिक प्राइस है वह कितने का है? अगर मैं यह सर्च करूं तो भाई यह 16 रुपए पर स्ट्रिप, मतलब एक पत्ते का 16 रुपए, एक पत्ते का पूरा दाम 16 रुपए है। अगर आप जेनेरिक पैरासीटामोल लेते हैं तो इवन उससे भी कम मिल जाता है आपको। लेकिन यहीं पे आप सिर्फ गूगल करो कि पैरासीटामोल कितने का आएगा, कोई भी 30 रुपए से कम में नहीं दिखेगा। 16 रुपए की 30, कोई भी 30 रुपए से कम पे नहीं दिखेगा। देखिए 618 से भी ज्यादा तक दिख सकता है। तो क्या जो जेनेरिक मेडिसिन है उसका एफिशिएंसी कम होता है? यह हम इंडियन की बेवकूफी। हमें लगता है कि जो सामान महंगी होती है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, गलत है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप जब बचपन में रहे होंगे तो लाल दंत मंजन यूज करते रहे होंगे। मैं कुछ ऐसा कर देता हूं कि आपको क्लियरली दिखे। ओके, लाल दंत मंजन यूज करते रहे होंगे, याद है आपको? लाल दंत मंजन जो है वो कैंसरस नहीं होता। हमने नमक या फिर बाकी घर के कुछ पेस्ट होते हैं उनको यूज किया करते थे, वो कैंसरस नहीं होता। लेकिन आज के टाइम पे जो भी आप पेस्ट यूज करते हो, आप समझो जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन दी जाती है, उसको कहा जाता है कि टंग पे रखो। जीभ पे रखा हुआ चीज डायरेक्टली हार्ट पे वर्क कर रही है। जीभ पे रखा जाता है, कई सारे लोगों को पता भी होगा, जीभ पे रखी हुई चीज डायरेक्टली हार्ट पे इंपैक्ट कर रहा है, तभी तो उसको तुरंत रिलीफ मिल जाता है। आप सुबह उठते हैं और मंजन लेते हैं पेस्ट और उसको करना शुरू करते हैं, सुबह सुबह ही आप अपने टंग को केमिकल दे रहे हैं। तो समझिए कि यह केमिकल, और उसमें सोडियम जैसे खतरनाक केमिकल है। बहुत सारे ऐसे केमिकल है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा अभी यहाँ पे, बट आप जाइएगा केमिकल देखिएगा और उसको सर्च कीजिएगा, उसका साइड इफेक्ट वो कैंसरस है हमारे बॉडी के लिए। डायबिटीज होता है हमारे, आजकल आप लगातार देख रहे हैं ना कि हर एक घर में कैंसर के पेशेंट इंक्रीज कर रहे हैं, डायबिटीज के पेशेंट इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं भाई? सुबह उठते ही हो और लगा लेते हो सीधे पेस्ट। मैंने तो जब से इसके बारे में पढ़ा है अपने घर पे पेस्ट यूज करना ही छोड़ दी। भाई दांतों अच्छा है, ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नमक कर लेंगे, और ज्यादा प्रॉब्लम आई लाल दंत मंजन ले लेंगे, लेकिन केमिकल को नहीं रखेंगे। इसके अलावा और एक एग्जांपल देता हूं, मेरी एज ग्रुप के जो है उनको याद होगा कि शनिवार को या किसी दिन ओम नमः शिवाय का एक सीरियल आता था। उसमें नारद का जो बंदा किरदार करता था वो एक एडवर्टाइजमेंट भी करता था। वो जाता था अपने चाची के पास, बैठता था टीवी में, दूरदर्शन में एडवर्टाइजमेंट आता था और बोलता था कि क्या चाची राख से घिसिर घिसिर कर रही हो। अब इस टाइम के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि राख से बर्तन धोआ जाता था, बट हमारे टाइम पे होता।
जो हमारे घर पे गैस नहीं होती थी तो उपली और लकड़ी जला के खाना बनता था और उसकी जो राख होती थी उससे बर्तन को साफ किया जाता था। वह जो अब ये जो राख है बर्तन से साफ करने के बाद पानी में अगर बहने के बाद किसी नदी में किसी कुएं में जाने के बाद उसको पॉल्यूट नहीं करता था, वहां पे सेटल हो जाता था, प्रदूषण नहीं करता था। लेकिन आज के टाइम पे जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं वह सीधे जाता है और नदी को ही खत्म कर देता है, वहां की मछलियों को मार देता है। अरे मछलियों को तो मारता ही मारता है यार, लेकिन वह जो केमिकल हम रगड़ते हैं बर्तन पे, आप कभी उस बर्तन को दोबारा से धो के देखना, झाग निकला रहता है और यह झाग हमारे लिए अगेन कैंसर का कारण है। इसलिए अब जो साबुन आने शुरू हुए हैं, जो बर्तन धोने के साबुन, उसमें रहता है कि राख से बना हुआ। क्या मजाक है यार, पहले हम राख से धोते थे तो तुम केमिकल ला दिया, अब हम केमिकल से धो रहे थे तो तुम राख ला दिए। तो क्या है कि जो मैं भटक गया था इस टॉपिक से, जो मेडिसिन, जो जेनेरिक मेडिसिन होता है, वह जेनेरिक मेडिसिन इक्विवेलेंट है बाकी सारे मेडिसिन से। ऐसा कुछ नहीं है कि यह महंगा है तो ज्यादा एफिशिएंट है, जेनेरिक मेडिसिन सस्ता है तो कम एफिशिएंट है। इवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण तक में यह बोल दिया, मनमोहन सिंह ने भी सन 2002 में इसके लिए कानून बना दी, फिर भी हम सुधरने के लिए रेडी नहीं। आप समझिए, जब तक आप जेनेरिक मेडिसिन की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, यह 1950 की दवाई 18,647 रुपए की मिलती रहेगी, क्योंकि कमीशन बना होता है उसमें। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाए, उनसे बोले कि सर जेनेरिक मेडिसिन लिखिए इसका, और कहीं दूर पे जाके उस जेनेरिक मेडिसिन को आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्या रहता है? इसके अलावा लैब में भी बड़ा खतरनाक सा काम होने लगा है दोस्त। जो लैब है, लैब जैसे ही आप अपना ब्लड, यूरिन, स्टूल वगैरह देते हैं टेस्ट करने के लिए, अगर वो टेस्ट 500 रुपए का हो रहा है, उसकी जांच 500 रुपए की हो रही है, तो उसमें 250 रुपए कमीशन होता है। 250 रुपए कमीशन होता है। जितने भी लैब है, गवर्नमेंट का सख्त नियम है कि उन लैब को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आपको पता है इंडिया में सिर्फ 30 से 40% लैब ही रजिस्टर्ड है, और जो लैब रजिस्टर्ड नहीं है वह ये सारे काम करने में क्या क्या बन जाते हैं। कई बार इनकी जो डॉक्टर्स हैं, लेकिन इसमें पेशेंट की भी गलती है। मैं अपना भी केस बताता हूं। मेरा मथुरा में पोस्टिंग क्या था, मथुरा में मैं जब सेकेंड ईयर में था तो बाहर जॉब करता था। एक हमारे सीनियर है डॉक्टर रघु सर, उनके अंदर। वहां पर एक पेशेंट आया, सब कुछ नॉर्मल था, लेडीज पेशेंट थी वो, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने सीधे देखा, देखने के बाद हम दोनों ने डिस्कस किया। रघु सर मुझे सिखा रहे थे उस समय, बोला आपसे इस पे सब नॉर्मल है, ऐसा कर कोई जांच देने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रोटीन, कुछ विटामिन, कुछ मिनरल लेके हटा दे। हमने लिख के दे दिया। हमारे एक सीनियर डॉक्टर है, उसके पास जाके उस लेडीज ने शिकायत कर दी कि अरे कैसे डॉक्टरों को बैठा रखा है, ये तो बोल रहे हैं मैं सही हूं जबकि मुझे प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर ने उसको लगभग 10 या 12 टेस्ट लिख के दे दी। उसका रसीद बना था शायद उस समय 12 या 15-16 हजार के आसपास बना हुआ था। और हम लोग सीनियर ने तुरंत बुलाया, बोला गधो, अगर तुम टेस्ट लिखोगे नहीं तो तुम्हारा कमीशन कहां से मिलेगा? और पेशेंट जो भी आएगा बिना टेस्ट के अगर कुछ बोलोगे तो वो बोल देगा तो गलत डॉक्टर। इसलिए पहले मरीजों को जांच करो कि उसकी मेंटेलिटी कैसी है, उसके बाद दो। आप समझिए, इसमें हमारी कोई गलती थी? हमने तो एक नॉर्मल तरीके से दे दिया। अब दोबारा कभी भी पेशेंट रघु सर के पास जाएगा तो क्या करेंगे? वो तो 100 200 जांच लिख देंगे। तो यह हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का एक गठबंधन हो चुका है, सॉरी हॉस्पिटल से लैब वालों का एक गठबंधन हो चुका है। यह गठबंधन की सरकार है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। इससे बचे कैसे? ऑथोराइज लैब पर ही अपना टेस्ट कराएं। ऑथोराइज लैब पे ऑथोराइज कैसे पता चलेगा? मानो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखा, आप उसे कहिए सर इसको साफ साफ लिखिए, गवर्नमेंट का नियम है, आप साफ साफ बताइए कि कौन कौन सा टेस्ट। आप किसी लैब पे डायरेक्ट जाए। मेरा एक फ्रेंड है, वो लैब चला रखा है, पैथ लैब है उसका,
तो बोलता है यार अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट आए तो हम उसको तो ऐसे ही 100-200 रुपए का प्रॉफिट करा दें, लेकिन डायरेक्ट आता ही नहीं। आप डायरेक्ट जाए, जिस पे वो पता है उस पे तो कभी ना जाए, डायरेक्ट जाए, जाने के बाद फिर अपना टेस्ट कराए, अपना रिपोर्ट लेकर आए और सबमिट कराए। लेकिन यह याद रखिएगा कि जिस पैक में आप जा रहे हैं टेस्ट कराने वो रजिस्टर्ड है, अदरवाइज डॉक्टर बोलेगा कि हम इसको मानेंगे नहीं करेंगे, तो रजिस्टर्ड पे ही जाए। इसके अलावा क्या हो रहा है कि इस समय डॉक्टर्स को टारगेट मिलता है। आप मुंबई, दिल्ली, भोपाल, जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, बेंगलोर, यहाँ पे जब जाएंगे तो शुरुआत में डॉक्टरों की जो सैलरी होती है, क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल में एज अ पीआरओ काम करता हूँ, मेरा सर्विस है, मैं 3 सर्विस दे रहा हूँ आज के डेट में। एक तो टीचर सप्लाई करता हूँ, दूसरा मैं डॉक्टर सप्लाई करता हूँ, अभी 3rd सेक्शन मैंने स्टार्ट किया है एसआईपी करने का, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो मेरे 10 एसआईपी अभी चल ही रहे हैं। जब मैं एमबीबीएस डॉक्टर लगाता हूँ तो उनकी सैलरी स्टार्ट होती है 60,000 से। आपको पता है कि इनकी सैलरी लास्ट में कितनी जाती है? 1 CR पर मंथ। पहले तो आपको फेज नहीं होगा कि नहीं सर 1 CR तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नॉर्मल डॉक्टर का नहीं होता, बहुत पढ़े लिखे नहीं, बहुत पढ़े लिखे डॉक्टरों का भी नहीं होता। किसका होता है? जो कारपोरेट के नियम का पालन करते हैं। कारपोरेट का नियम क्या कहता है? कारपोरेट का नियम कहता है कि 1000 पेशेंट पर मंथ हमको चाहिए। किस लिए चाहिए? ऑपरेशन होना चाहिए। किसका? 1000 पेशेंट का ऑपरेशन हर महीने होना चाहिए। अगर तुम इस टारगेट को कंप्लीट करते हो तो यस वेलकम, लो 1 करोड़ रुपया मंथली। तो डॉक्टर इस सैलरी की लालच में ऐसा कर रहा होता है। साथ ही साथ मेडिसिन में तो अलग होता ही है, पैक में और ज्यादा अलग हो गया। मरे हुए केस है तो उसके लिए अलग बोनस मिल रहा है, और ट्रैफिकिंग के केस में भी कुछ डॉक्टर्स फंसे हो जाते हैं इसमें। अब जो नया डॉक्टर है बेचारा, उसके पास कभी दिखाने मत जाओ, इससे बचने के कुछ उपाय बता। जो नया डॉक्टर है, क्योंकि उसे उसके साथ 2-3 प्रॉब्लम है। अगर वो प्राइवेट से करके आया है तो उसे 1 करोड़ रुपए फीस दिया होगा, 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए फीस दिया होगा तो इंडिया में जल्दी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते 1 करोड़ रुपए, वो लोन लेते हैं। अब लोन दे रहे हैं तो उसको ईएमआई पे करना है, ईएमआई पे करना है तो यह हॉस्पिटल का मालिक कहेगा ऐसा कर बेटा तो 500 लाख मरीज मैं तेरी ईएमआई पे करता हूं। यह 60,000 वाला ज्यादा मरीज आएगा, बीमार नहीं होगा तो भी उसको बीमार बताएगा और लूट लेगा। तो क्या यह नहीं लूटते? क्या यह भी लूटते हैं? तो फिर इन दोनों के पास ना जाए तो किसके पास जाए? प्राइवेट कोई बुढ़ा डॉक्टर बैठा हो, थोड़ा सीनियर इन द सेंस कम से कम 45 साल प्लस, तो क्या होगा? उसको लालच तो होगी, क्योंकि मैं भी मेडिकल फील्ड से हूं, मेरे अंदर तुम बोल दो कि लालच खत्म हो जाए, नहीं होनी है। मेडिकल फील्ड से होने के बावजूद मैं कंसल्टेंसी करता हूं, मैं एसआईपी करता हूं। हाँ, किसी का किडनी उडनी नहीं बेचता मैं कभी, इवन मैं पेशेंट ही देखना बंद कर चुका हूं, रेयरेस्ट देखता हूं, बट पैसे की लालच तो लगी रहती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी उस टाइप से होती है। ऐसे कंडीशन में जो बुढ़ा डॉक्टर है, जो कि पर्सनली क्लिनिक चला रहा है, उसके अंदर लालच थोड़ा कम होता है, उसके अंदर टारगेट बेस्ड नहीं होता, वह कारपोरेट हॉस्पिटल का पार्ट नहीं होता, या होता भी है तो उसके परिणाम को भुगत चुका होता है, इसलिए वह थोड़ा सा बेटर सजेशन देगा। क्या सारे डॉक्टर ऐसे हैं? सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, जैसे मैं बनारस के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर लालजी शायद, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो बेचारे 5 रुपए 10 रुपए पे पेशेंट को देखते हैं। तो लास्टली आप इससे बचने के लिए मैंने आपको उपाय बता दिया, बाकी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा रिफरल, यह भी बड़ा अजीब सा पार्ट है। अब इसको समझिएगा, कैसे आपका कोई फ्रेंड जो कि डॉक्टर बन चुका है, या आपका फैमिली डॉक्टर, वह आपसे किस तरीके से अर्निंग करता है। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद समझ में आए
मैं इसको इसलिए ले लेता हूँ कि यहाँ पे लिखना आसान हो जाएगा। एक सेकेंड, कोई अच्छा सा स्लाइड मिल जाए जहाँ, चलिए इस पे लिखना आसान रहेगा थोड़ा। अब देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ रिफरल का। रिफरल के केसेस कैसे होते हैं, अब इसको आप समझेंगे तो ही इससे बच पाएंगे। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, अगर डॉक्टर झोला छाप हो, MBBS हो, BAMS हो, कोई भी डॉक्टर हो, पेशेंट को देखता है, देखने के बाद अगर उसकी छोटी क्लिनिक है तो उसको भी सपना होता है ना यार कि हम भी बड़े लेवल पे जाएं। तो जो कारपोरेट हॉस्पिटल है वो इसको बोलता है कि ऐसा कर, तो रिफर कर। हर 100 रेफरेंस पे तुझे 4 से 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें गांव की आशा भी इन्वॉल्व है। यह मेरे दोस्त के घर पे मैं एक बार गया था, उसके घर में काम करने वाली बाई जो है, उसको पता चला कि ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। आई बोली आप मेरा रिपोर्ट चेक कर लो। एक्सरे रिपोर्ट था उसका। एक्सरे रिपोर्ट मैंने देखा, मैंने कहा कितना का हुआ दीदी? तो उन्होंने कहा कि उसने इस रिपोर्ट को 1600 रुपए में कराया। द रियल रेट इज 500 एंड एट द सेम प्लेस जहां से उसने कराया था वहां पे 500 रुपए का था। मैंने फोन किया, मैंने पर्सनली उसको बताया नहीं, मैंने फोन किया, मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उसने बोला यार देख, आशा नहीं भेजे और आशा कमीशन खाती है, तो बहुत सारी आशा भी ऐसी है जो कि कमीशन खोरी कर रही है। तो रिफरल के केस से भी बचे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और वो डॉक्टर आपको रिफर कर दिया कि फलाने डॉक्टर के पास, डॉक्टर XYZ के पास चले जाए, वहां पे आपका काम हो जाएगा, मेरा नाम ले लेना, गलती से मत जाओ वहां पे जाओ ही मत। मान लो कार्डियो का है, कार्डियो का गूगल कर लो यार, क्या लगता है गूगल पे आज की इसमें सब कुछ अवेलेबल है। गूगल कर लो कि कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ दैट प्लेसेस, और वहां पे चले जाओ। ज्यादा अच्छा है एम्स, BHU, KGMC, इन जगह ऑप्शन का, यहां पे आपका सिस्टम ओके हो गया। तो हॉस्पिटल में कमीशन खोरी रिफरल के द्वारा भी, आशा के द्वारा भी। ओवरऑल गवर्नमेंट इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बैठा रखा है जिसे MCI कहते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वह बिजी है कॉलेजेस को मान्यता देने में, तो हमारे हॉस्पिटल की एथिकल चीजों को वह नहीं देख पा रही। आपने सुना होगा कि जो गायनी के केसेस हैं, बर्थ के केसेस, मैं उस पर अलग से ही पूरा वीडियो बनाना चाहता हूं, क्योंकि वह एक अलग ही तरीके का करप्शन चल रहा है, अलग ही तरीके का उसमें लूटपाट चल रहा है बच्चे पैदा करने वाले सेक्शन में। वहां पे यही आशा, यही रिफरल सिस्टम यूज करके और ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को बाहर निकलवाकर, सिर्फ बच्चे के साथ ही नहीं, माँ के हेल्थ के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब आप ही डिसाइड करें कि ऐसी समाज डॉक्टर है या फिर हैवान है। मैंने सारे डॉक्टरों को नहीं बोला, सिर्फ उन डॉक्टरों को जो ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा ऑलरेडी हो रहा है। मैं अगला वीडियो अपना जो भी बनाऊंगा हॉस्पिटल पे, उस पर मेरा यही टॉपिक होने वाला है कि गायनी के केसेस में किस तरीके से ये सारी चीजें होती है। मैं लास्टली वीडियो को एंड करने से पहले 4-5 चीजें आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। सबसे पहले याद रखें, जेनरिक दवा, रिफरल सिस्टम, जो आपका रिलेटिव है कहीं मरा तो नहीं है, मरने के बाद 1 हफ्ते तक पैसा नहीं ले रहा है, ये सारे कंक्लूजन पॉइंट है। इसके अलावा थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ जाए, क्योंकि आयुर्वेद आपको बीमार होने ही नहीं देगा, और जो भी केमिकल आप यूज कर रहे हैं उस केमिकल को धीरे धीरे अपने लाइफ से कम करें। जैसे चीनी का बहुत ज्यादा खाना, सॉफ्ट ड्रिंक। हमारे मेडिकल कॉलेज में एक चीज काफी फेमस थी कि सॉफ्ट ड्रिंक और बियर का ऑप्शन हो तो बियर ही चूज करना, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक उससे ज्यादा खतरनाक होता है। बाकी अपने बच्चों को यह जो दूध में मिला मिला के आप देते हो, वो डायबिटीज कॉज करता है, उसको ना दो।
स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो शेयर करना चाहिए तो प्लीज इसको शेयर भी करें। थैंक यू।